नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला की यह दूसरी कड़ी है जो बीपीएससी के प्रश्नों के प्रारूप को देखते हुए बनाया गया है और बीपीएससी के प्रश्न पत्र पर ही आधारित है। दोस्तों, यह श्रृंखला बीपीएससी परीक्षा के साथ साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दूसरी कड़ी को। इससे पहले आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि दुनिया की सुनने से पहले अपने मन की सुने, क्योंकि उसे वाकई पता है कि आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, इस सेंटेंस को आप आत्मसात कर लीजिएगा। पहले आप अपना सुने, उसके बाद किसी और को सुने। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें आपको हिस्ट्री से 30 प्रश्न और करंट अफेयर्स से संबंधित 20 प्रश्न मिलेंगे, जो 23 और 24 मई के करंट अफेयर्स पर आधारित समसामयिक घटनाक्रम होंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है गुफाओं के शैल चित्र, दूसरा ऑप्शन है खनिज, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध प्रतिमाएं, चौथा ऑप्शन है सोन नदी का उपागम स्थल और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुफाओं का शैल चित्र। दोस्तों, भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है। भीमबेटका जो है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आप लोगों को मालूम होगा कि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, इसे 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कहाँ मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुदरो, इनमें से कोई नहीं या एक में से अधिक। दोस्तों, अब देखिए, पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है चनहुदरो, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है प्रेतों का टीला। दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है। सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? दाहिनी तट पर। दोस्तों, मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। अब यहाँ से आपसे प्रश्न यह भी बन सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर नाव का चित्रण मिला था। तो एक मुद्रा पर नाव का चित्रण कहाँ से मिला था? तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। और इस तीन ऑप्शन पर भी हम बात करें तो हड़प्पा। तो दोस्तों, हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया था। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है तो वह है हड़प्पा। यहाँ से यह भी प्रश्न बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो हड़प्पा था। दोस्तों, हड़प्पा में जो दुर्ग टीला था उसको ह्यूलन ने माउंट एबी नाम दिया। क्या नाम दिया था? माउंट एबी। दोस्तों, एक मूर्तिका में स्त्री का गर्भ से निकलता हुआ पौधा का साक्ष्य भी हड़प्पा से ही देखने को मिलता है। हड़प्पा से एक और महत्वपूर्ण चीज मिला था, कांसे के बैलगाड़ी का साक्ष्य। तो ये सब आप नोट डाउन करते चलिए, इससे आपको प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य वाले स्थल से नहीं छूटेंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका लोथल, इसके बारे में जान लीजिए।
दोस्तों लोथल जो है वो गुजरात में अवस्थित है। लोथल का गुजराती भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? प्रेतों का टीला। तो दोस्तों लोथल जो है अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से सबसे बड़ा प्रश्न जो बनता है दोस्तों इम्पोर्टेंट, कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो लोथल। गोदी बारा का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल। गोदी बारा को जहाजों की गोदी भी बोला जाता है। लोथल से दोस्तों चावल के भी अवशेष मिले हैं। तो ये सारी जो प्रश्न हैं ये लोथल से बन सकते हैं। चनहुद्रो के बारे में यदि हम देखें तो चनहुद्रो जो है दोस्तों उस सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। दोस्तों चनहुद्रो से सबसे बड़ा प्रश्न जो बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो है चनहुद्रो एकमात्र नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। अब पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर कौन था जो दुर्गीकृत नहीं था? तो चनहुद्रो। दोस्तों मार्शल और मैके ने चनहुद्रो में मनके बनाने का कारखाना खोजा था, और चनहुद्रो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि चनहुद्रो जो है एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली थी। वक्राकार अगली आपको आ जाए कि वक्राकार ईंटें का साक्ष्य कहाँ मिला? तो चनहुद्रो। दोस्तों यहाँ से चनहुद्रो से ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का चिन्ह भी मिला है। तो ये सभी प्रश्न जो है आपसे बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन है मनुस्मृति, दूसरा ऑप्शन है भागवत गीता, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, और ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक में से अधिक। दोस्तों सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी होगा। आप लोग इसे देख लीजिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यूपीपीसीएस में यहाँ से प्रश्न जो है बारंबार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सत्यमेव जयते पर यदि हम बात करें तो सत्यमेव जयते जो है दोस्तों वो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, ऋग्वेद में कई परीक्षणों में प्रयुक्त अघनी शब्द संदर्भित है। पुजारी के लिए पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है स्त्री के लिए, तीसरा ऑप्शन है गाय के लिए, चौथा ऑप्शन है ब्राह्मण के लिए, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गाय के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था। ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, और ऑप्शन डी रुहेलखंड, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। दोस्तों मत्स्य जो जनपद था दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? यहाँ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे। मत्स्य जो जनपद था दोस्तों उसकी राजधानी कहाँ थी? वहाँ का शासक कौन था? मत्स्य जनपद किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो आपको पता होगा कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी।
16 जनपदों में से एक मत्स्य जनपद भी था, जिसका वर्तमान क्षेत्र दोस्तों जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र जो राजस्थान में सबके सब पड़ता है। दोस्तों मत्स्य जनपद की अवस्थिति अगर देखें तो मत्स्य जनपद जो है चंबल एवं सरस्वती नदी के बीच अवस्थित है। मत्स्य जनपद की राजधानी दोस्तों विराटनगर था, राजा विराट द्वारा स्थापित। तो मत्स्य जनपद का शासक कौन होगा दोस्तों? राजा विराट। तो इस ढंग से आप लोगों को पढ़ना है। कोई भी जनपद, जब कोई भी जनपद आप लोग पढ़ रहे हैं तो पहले ये देखिए उसमें कि इसकी अवस्थिति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसका राजधानी क्या है, इसका शासक कौन है और इसमें कोई विशेष उपलब्धि है। जिसे मत्स्य जनपद में अगर विशेष उपलब्धि देखा जाए तो पांडवों ने 13 वर्षों का वनवास यहाँ पर व्यतीत किए थे। मत्स्य जनपद में ही दोस्तों पांडवों ने 13 वर्षों का वनवास व्यतीत किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध जो थे दोस्तों उसने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है राजगिरी, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ और चौथा ऑप्शन है पावापुरी और पांचवा ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सारनाथ। दोस्तों यदि हम सारनाथ की बात करें तो सारनाथ जो है दोस्तों वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। सारनाथ जो है दोस्तों वो काशी महाजनपद का प्रमुख बौद्ध स्थल है। क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है कि काशी महाजनपद का प्रमुख बौद्ध स्थल कौन है? तो सारनाथ, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? आध्यात्मिक प्रकाश की नगरी। दोस्तों गौतम बुद्ध जो थे अपना प्रथम उपदेश जो है 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था, जो किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो क्या हो जाएगा आंसर? सारनाथ। दोस्तों मौर्य शासक अशोक जो थे उसने यहाँ पर प्रस्तर स्तंभ का निर्माण कराया। दोस्तों प्रस्तर स्तंभ का जो निर्माण करवाया तो उसके स्तंभ के शीर्ष पर जो स्थापित चतुर्मुखी सिंह था वो 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र होने पर उसी स्तंभ शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया। तो देखिए हिस्ट्री कहाँ कनेक्ट हो रहा है? इंडियन पॉलिटी में। तो इस ढंग से आपको पढ़ना होगा। यदि हम यहाँ राजगिरी वैशाली की बात करें तो दोस्तों राजगिरी और वैशाली बौद्ध संगीति से संबंधित है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष सब्बा कामी थे और उस समय संरक्षक जो है या शासक जो है वो कालाशोक थे। यदि हम राजगिरी की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में जो स्थित है वहीं हुआ था और उस समय प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक अजात शत्रु था जो हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। पहला ऑप्शन है 13वां शिलालेख द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रुक्मिणदेही स्तंभ लेख द्वारा, इसे सही कर लीजिएगा आप लोग। तीसरा ऑप्शन है ह्वेन-त्सांग के विवरण द्वारा, चौथा ऑप्शन है प्रथम लघु शिलालेख द्वारा और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13वां शिलालेख, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों 13वां शिलालेख में कलिंग की लड़ाई और वहाँ के विनाश का वर्णन मिलता है। कलिंग की लड़ाई का वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? 13वां शिलालेख में। दूसरा ऑप्शन आपका था रुक्मिणदेही स्तंभ लेख। तो रुक्मिणदेही स्तंभ लेख के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो रुक्मिणदेही स्तंभ लेख जो है दोस्तों वो सबसे छोटा स्तंभ लेख है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है।
तो रुक्मिणदेही स्तंभलेख सबसे छोटा स्तंभलेख है जिसका विषय आर्थिक था। तो रुक्मिणदेही स्तंभलेख का यदि विषय आर्थिक था तो इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा कि किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। तो रुक्मिणदेही स्तंभलेख। सबसे छोटा स्तंभलेख कौन है? तो रुक्मिणदेही स्तंभलेख। रुक्मिणदेही स्तंभलेख का उपनाम क्या था? तो स्मारक स्तंभलेख। दोस्तों रुक्मिणदेही स्तंभलेख में अशोक द्वारा रुक्मिणदेही नेपाल की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण मिलता है और इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थल पर हुआ था। दोस्तों ये सारे टॉपिक से संबंधित वीडियो आपको अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा बहुत जल्द ही। और अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफार्म है दोस्तों जहां आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए पर्याप्त होगा। कंटेंट कम होगा दोस्तों, कम पढ़िए लेकिन उसको बारंबार रिवीजन कीजिए। कंटेंट कम दिया जाएगा और आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बीपीएससी पीटी पास करने के लिए सफिशिएंट नोट्स होंगे, सफिशिएंट लेक्चर होंगे और करंट अफेयर से संबंधित वीडियो भी वहाँ डेली वाइज और मंथली वाइज भी बहुत जल्द डाले जाएंगे जिसका आपको एग्जाम में लाभ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन है वैदिक धर्म, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म और चौथा ऑप्शन है शैव धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त, तीसरा ऑप्शन है धर्मपाल, चौथा ऑप्शन है पुष्यगुप्त और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुमारगुप्त। ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यौवन शासक पर प्रकाश डालता है? पहला ऑप्शन है डायोडोरस II, दूसरा ऑप्शन है डिमेट्रियस, तीसरा ऑप्शन है मिनेंडर, चौथा ऑप्शन है स्ट्रेटो प्रथम। इसको स्ट्रेटो प्रथम कर लीजिएगा दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्रथम इसको कर लीजिएगा, स्ट्रेटो प्रथम। मिनेंडर ये है और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनेंडर। ऑप्शन सी सही है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यौवन शासक पर प्रकाश डालता है दोस्तों? तो मिनेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रथम, दूसरा ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, चौथा ऑप्शन है गोविंद प्रथम और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्ण प्रथम। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? पहला ऑप्शन है आपका कुमारपाल, दूसरा ऑप्शन है जयचंद, तीसरा ऑप्शन है गोविंदराज, चौथा ऑप्शन है भीम द्वितीय और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयचंद। मोहम्मद गौरी किसे हराया था चंदावर के युद्ध में? जयचंद को। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194। देखिए यहाँ से पूछ सकता है चंदावर के युद्ध में जयचंद को किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने हराया था। क्वेश्चन फिर पूछ देगा मोहम्मद गौरी ने किससे हराया था? तो जयचंद को। इस ढंग से क्वेश्चन आपका घुमाकर भी पूछने की प्रवृत्ति
है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, दूसरा ऑप्शन है दौलत खान लोदी, तीसरा ऑप्शन है बहलोल लोदी, चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? बहलोल लोदी। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? ऑप्शन ए देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है बाबा फरीद, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी है शेख निजामुद्दीन औलिया और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है उर्दू और ऑप्शन ई है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की। तुजू के बाबरी जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? अवध राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन ए है मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन बी है सआदत खान, ऑप्शन सी है अलीवर्दी खान और ऑप्शन डी है सरफराज खान और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सआदत खान। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मिसल, ऑप्शन बी गुरमत, ऑप्शन सी सरदारी, ऑप्शन डी है राखी और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिसल। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी है मीर जाफर, ऑप्शन सी है मीर कासिम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लासी का युद्ध जो है जिस समय हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों यदि हम प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देखें या इकट्ठा करें तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध था वो कब हुआ था? पहला चीज तो प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों प्लासी का युद्ध जो था वो 23 जून 1757 ईस्वी को किसके किसके बीच हुआ, ये सारी जानकारी भी हम लोगों को देखना होगा। तो दोस्तों कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचने पर वहां से लॉर्ड क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना कहां पहुंचती है? बंगाल पहुंचती है और क्लाइव ने मानिक चंद को घूस देकर 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और उसके बाद फिर 9 फरवरी 1757 ईस्वी में नवाब ने क्लाइव से क्या कर लेता है? अलीनगर की संधि कर लेता है, जो सिराजुद्दौला और कलकत्ता को नया नाम अलीनगर किया था। सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता का नया नाम क्या गया था? अलीनगर। किस संधि के बाद? अलीनगर संधि के बाद। दोस्तों
आपको इसी ढंग से पढ़ना है कि प्लासी का युद्ध का महत्व क्या था। यदि आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, प्लासी का युद्ध का कारण क्या था। यहाँ अलीनगर का संधि आ गया, तो अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुआ, इस ढंग से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला, दूसरा ऑप्शन है मीर जाफर, तीसरा ऑप्शन है मीर कासिम और चौथा ऑप्शन है नजमुद्दौला और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों, मीर जाफर। दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर की लड़ाई में संयुक्त सेना को क्या करती है, पराजित कर देती है। और मीर कासिम जो है दिल्ली की ओर भाग गया और वहीं पर उसकी 1777 ईस्वी में क्या होती है, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता क्या होती है, स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसके प्रशासन में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है सर जॉन शोर, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। ऑप्शन ए यूए स्मिथ, ऑप्शन बी पी.ई. रॉबर्ट्स, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वी.डी. सावरकर ही ने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए सी.आर. दास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, यहां देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। एनी बेसेंट पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, चौथा ऑप्शन है विवेकानंद और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, दयानंद सरस्वती। ये सारा क्वेश्चन जो ऑप्शन सी सही है, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये सीरीज जो है दोस्तों। और अब देखिएगा एग्जाम में इस सीरीज से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका जीएस के साथ साथ हम करंट अफेयर्स को भी डेली वाइज कवर करते चलेंगे। और दोस्तों मैं आपको आशा दिलाता हूं कि यह सीरीज प्रतिदिन आएगा और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा है या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में जो करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर जो करंट अफेयर्स था 90% प्रश्न वहीं से आए हुए हैं। हम लोग इतना आपको कवर करवाएंगे करंट अफेयर्स को, जिस पर मेरी टीम जो है अभी काम कर रही है। बस 1-2 दिन में करंट अफेयर्स का सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है आर.सी. दत्त, दूसरा ऑप्शन है हेनरी कॉटन, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी,
चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी सही है। कौन सही है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है एओ ह्यूम, दूसरा ऑप्शन है WC बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है विंसेंट सिमर, तीसरा ऑप्शन है वैलेंटाइन सिरोल और चौथा ऑप्शन है हेनरी कॉटन। दोस्तों यहाँ आप लोग सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। विंसेंट स्मिथ होगा यहाँ, स्मिथ, और वैलेंटाइन सिरोल होगा यहाँ हेनरी कॉटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है, वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंस पार्टी, ऑप्शन बी है गदर पार्टी, ऑप्शन सी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी है इंडियन नेशनल पार्टी और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वराज पार्टी। ऑप्शन सी सही है। स्वराज पार्टी इसका आंसर होगा दोस्तों। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसके द्वारा गठित किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा। कब गठित किया गया था? 1923 में। इस ढंग से आपके प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिटगांव शस्त्रागार पर किसके नेतृत्व में धावा बोला गया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी सूरीसेन और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? सूरीसेन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है 1939, ऑप्शन बी है 1940, ऑप्शन सी है 1941, ऑप्शन डी है 1942 और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही है, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, जो करंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 23 मई, ऑप्शन डी 24 मई और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 मई को। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 मई। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है टाटा, दूसरा ऑप्शन है रिलायंस,
ऑप्शन सी है पतंजलि, ऑप्शन डी है महिंद्रा और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पतंजलि। ऑप्शन सी सही है। ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप कौन लॉन्च किया? पतंजलि। पतंजलि ने कौन सा ऐप लॉन्च किया हाल ही में? ऑर्डर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है। इसमें आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकते हैं? ऑप्शन ए है 5 साल, ऑप्शन बी है 3 साल, ऑप्शन सी है 4 साल, ऑप्शन डी है 6 साल और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 साल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, हाल ही में FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए दीप्ति मिश्रा, ऑप्शन बी जानहवी फुक्कन, ऑप्शन सी गिरिजा गर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जानहवी फुक्कन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हुआ, वे कौन थी? हाल ही में श्यामला जी का भावे का निधन हुआ, वो कौन थी? देखिए दोस्तों स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका आ गया। पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा ऑप्शन है गायिका, तीसरा ऑप्शन है पत्रकार, चौथा ऑप्शन है अभिनेत्री और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो श्यामला जी भावे क्या थी दोस्तों? गायिका। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपनी सीनेट में स्टॉक एक्सचेंज ने चीनी फर्मों को डिलिस्ट करने का बिल पारित किया? हाल ही में किस देश ने अपनी सीनेट में स्टॉक एक्सचेंज से चीनी फर्मों को डिलिस्ट करने का बिल पारित किया? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ऑप्शन ए है 16%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 25%, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही है, 20% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? कौन सी क्लिनिक की? बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है झारखंड और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बुखार क्लिनिक की शुरुआत कौन राज्य किया है? मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश जो है जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जीवन शक्ति योजना मास्क महिलाएं बनाएगी 11 रुपये और इस ढंग से कई योजनाएं पास किया है। तो यदि आपको पूछ दिया जाए जीवन अमृत योजना किससे संबंधित है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यूनेस्को पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यूनिसेफ, तीसरा ऑप्शन WHO और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा PPE किट निर्माता कौन बना? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा PPE किट निर्माता कौन बना?
तो दोस्तों चीन, भारत, अमेरिका, रूस और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश कौन बना दोस्तों? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पीपीई किट निर्माता देश कौन बना? तो इसका आंसर क्या है? भारत। भारत जो है दोस्तों सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मई 2020 के दौरान स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाल ही में किस राज्य ने मई 2020 के दौरान स्टार्टअप ऐप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। क्या है दोस्तों इसका आंसर? कर्नाटक। ऑप्शन बी सही है। आप लोग इसे नोट डाउन भी करते चल सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि रिवीजन के समय आपको आसानी हो। करंट अफेयर्स का एक कॉपी अलग से बना लीजिए जिसे एग्जाम में जाने से पहले हम रिवीजन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं वार्षिक बैठक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन 18 मई 2020 को किस शहर में किया गया? जिनेवा पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी कोलंबो। दोस्तों यहाँ जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दो स्टेट का नाम गलत टाइपिंग की वजह से आ गया है, इसे आप सुधार भी कर सकते हैं। और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिनेवा आंसर है। लेकिन आपको यहाँ हम लोग दो स्टेट का नाम दे दिया, लेकिन वहाँ दो देश का ही नाम रहेगा, स्टेट भी दे सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मई 2020 के दौरान कोरोना वायरस के मद्देनज़र राज्य के सभी जिले में आईपीसी की धारा 144 को 3 महीने के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए हाल ही में मई 2020 के दौरान किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री प्रतिभा कार्यक्रम और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री दीक्षा कार्यक्रम और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम। ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मई 2020 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान कई अहम फैसले किए गए, जिसके तहत सीनियर सिटीजन के लिए इनकम सिक्योरिटी की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 3 साल बढ़ाकर कब तक करने की मंजूरी दे दी गई? दोस्तों इस प्रश्न को आप बढ़िया से पढ़िएगा, इससे 2-3 प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है मार्च 2020 तक, सेकेंड ऑप्शन है मार्च 2023 तक, थर्ड ऑप्शन है मार्च 2024 तक और चौथा ऑप्शन है मार्च 2025 तक और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
मार्च 2023 तक। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है चरण कमल, दूसरा ऑप्शन है चरण वंदन, तीसरा ऑप्शन है चरण स्पर्श और चौथा ऑप्शन है चरण पादुका और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? चरण पादुका। ऑप्शन डी सही है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है चरण पादुका नाम का एक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संग्रहालयों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में मनाए गए इस दिवस की थीम क्या रही? पहला ऑप्शन है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, जिसे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट ऑप्शन है म्यूजियम फॉर सिटीजन। ऑप्शन नेक्स्ट है म्यूजियम फॉर पीपल्स। ऑप्शन डी है म्यूजियम फॉर इंडियन और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक में से अधिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही है, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मई 2020 के दौरान किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन ए सही है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मई 2020 के दौरान सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही है, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, हाल ही में मई 2020 के दौरान बेंजामिन नेतान्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री, तो इनका ये कितना बार अब तक इजराइल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ये कौन सा बार है? तो कितना बार हो गया दोस्तों इसको मिलाकर? 5वीं बार बने हैं। अब पूछ देगा हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतान्याहू। कब बने? मई 2020 में। इनका कार्यकाल ये कौमा है? 5वां है। इस ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको अभिषेक सिविल सर्विसेज का ये सीरीज पसंद आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दोस्तों इसी तरह अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर नए नए सीरीज आते रहेंगे, जिसमें अभी बहुत जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ही करंट अफेयर्स का नया सीरीज लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा और एक हम लोग रिवीजन करंट अफेयर्स सीरीज नाम से एक सीरीज चलाएंगे, जो आपको रिवीजन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग इस चैनल पे भरोसा करते रहें और अभिषेक सिविल सर्विसेज के टीम आपके भरोसे को कभी धूमिल होने नहीं देगी। तो धन्यवाद दोस्तों।